कंज्यूमर अदालत का एक फैसला कि गाड़ी E20 से खराब हुई है तो दूसरी गाड़ी दो। कोर्ट ने जब पूरी बात सुनी तब उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो गलती एक्चुअल में एथेनॉल की वजह से। जब आपने ये कह दिया है कि एथेनॉल से गाड़ी अगर खराब होती है तो आप उसको केयर करेंगे, अब आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि एडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से। और ये एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाए। जो बड़े बड़े नेता लोग कह रहे थे कि एक गाड़ी खराब हो तो बताना, एक गाड़ी खराब हो तो मेरे सामने लाना, कोर्ट ने सबूत देखे, टेस्ट रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद डिसीजन लिया कि गाड़ी खराब हुई है और उसका रीजन केवल एथेनॉल है और आपको पूरी गाड़ी बदल के देनी पड़ेगी। इस मैटर में अब उनको चुप होना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को गलत वो भी नहीं कह सकती। अभी एक गाड़ी है, एक मैटर कंज्यूमर अदालत गया है, फिर अनेकों लोग इससे सीख लेकर के जाएंगे, क्योंकि भुक्तभोगी बहुत है। कितनी गाड़ी बदल देंगी ये कंपनी। लेकिन इससे ये तो हुआ है कि अब बाकी लोगों को ये उम्मीद हो गई है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को साबित कर पाएंगे कि एथेनॉल एक रीजन जरूर है गाड़ी खराब होने का। अब यहाँ गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स पलट के ये बोल सकते हैं ना कि माई बाप, मेरी गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, अब उसमें ईंधन खराब डला है तो वो एज अ मैन्युफैक्चरर मेरी प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल में यही बोलने का इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अब आपकी कोई भी गाड़ी खराब होकर आए, आप ये नहीं कहेंगे इसका ब्लेम E20, आप यही कहेंगे कि फ्यूल खराब था जिसकी वजह से हुआ है। अब फ्यूल कैसे खराब था, आपकी टंकी में आपने मिलाया था, किसी और ने मिलाया था, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पेट्रोल पंप कहेगा नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, डिपो कहेगा नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो कोई कबूल नहीं करता इंडिया। तो इथेनॉल भी इस देश की पोलराइज्ड राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, जिसमें अब लॉजिक मैटर नहीं करता। कोई दिखा रहा है कि इंजन में चींटियां चल रही हैं, क्यों? क्योंकि इथेनॉल डला हुआ है। हो ही नहीं सकता, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। 80% अगर पेट्रोल है तो 20% भी अगर इथेनॉल होगा, तो इथेनॉल जब बनता है तो उसमें से स्वीटनर्स हटा दिए जाते हैं। एक्चुअल में इन उल जुलूल काम किए गए हैं। आपकी गाड़ी में सरकार ने बोला कि हम तो E20 ही दे रहे हैं, पानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित खरे जी ने बता दिया कि किस तरीके से इथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं अमित खरे जी, फाउंडर ऑफ आस्क कार गुरु, और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड, ऑनलाइन एपिसोड, तुरंत सोचा हुआ एक एपिसोड ऑफ गाड़ी वाला आया। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज एक फोन पर चर्चा कर रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई, इथेनॉल को लेकर के हुई, और क्योंकि आप जानते हैं कि अमित जी और हमारी सारी बात कंज्यूमर फर्स्ट होती है। सरकार की पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी। लेकिन पॉलिसी वो नहीं जो सरकार बता रही है, पॉलिसी वो जो आपको प्रभावित कर रही है। और उसको ले करके आज एक कंज्यूमर अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि E20 से अगर गाड़ी खराब हुई है तो गाड़ी बदल करके दो। अब अगर ये चीज होने लगी देश भर में तो आप समझ रहे हैं कि कितनी गाड़ियां वापस करनी पड़ सकती हैं। तो ये लोग जो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कहने पर, वो इस कंज्यूमर कोर्ट की अदालत के फैसले पर क्या बोलेंगे? क्या यही है वो न्याय जिसकी बात हो रही है? क्या यही है वो हक जिसकी मांग कम से कम ग्राहक कर रहा है? जागो ग्राहक जागो। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू याद करने के लिए, क्योंकि बात अब कस्टमर की हो गई है, हमारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कारगुरु, एक यहां पर शुरुआत में, इससे पहले कि हम ये बात करें कि आज अदालत में क्या हुआ और कंज्यूमर अदालत ने क्या फैसला लिया, उसके बारे में तो आप बहुत डिटेल से बताइएगा। यहां पर जरा एक बार पॉज करके एक चीज दर्शकों को बता देना जरूरी है। दर्शकों, कारगुरु जब अपना मुख खोलते हैं तो उसमें दशकों की मेहनत और समझ सम्मिलित है। वो अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो दशकों का शोध है, मेहनत है, बिल्कुल एकदम इंजन की गहराई में जा करके चीजों को समझना, जर्नलिस्ट की भी हैसियत से, इंजीनियर की भी हैसियत से। इस वजह से आप देखिए लगातार कितनी स्पष्ट बात आज से नहीं, वो जमाने से करते आ रहे हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, क्योंकि इथेनॉल अब चर्चा में आ गई है, ये पॉलिटिकल न्यूज में तो हम देखते ही हैं, ये टॉपिक हॉट हो रहा है तो इस पे बात करने लगो, वो हो रहा है तो उस पे जानकारी का अभाव सिर्फ इसलिए कि आपको बस चर्चा में रहना है, तो जानकारी की जरूरत नहीं है, बस चर्चा में रह जाएं।
इससे इथेनॉल डिबेट में हम सबको बचना बहुत जरूरी है। बस मुझे इतना ही बोलना था। मैं चाहता हूं अमित जी आप भी अपनी तरफ से बताएं कि ये अभी बोलना क्यों जरूरी हो जाता है, चाहे एंटी इथेनॉल हो चाहे प्रो इथेनॉल हो, बिन जानकारी बिन चीजों को अच्छे से समझे अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो आप सूचना में तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लोगों का अहित कर रहे हैं। अमित जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस समय जो व्यूवर्स हैं वो सब एथेनॉल से रिलेटेड मैटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि उनमें से काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और इस डर में लगे हुए हैं। अब ऐसे में एक कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, व्हाटएवर दैट, जो भी नाम देना चाहो, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो वही बात सामने रखे जो बिल्कुल सही हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कैमरा उठाया और अपना स्टाइल मारा और शुरू हो गए बोलना। ये भूल जाते हैं कि क्या आपने पीछे थोड़ा होमवर्क किया है, उस सब्जेक्ट की कितनी आपके पास एक्चुअल वाली इंफॉर्मेशन है, क्या वो बिल्कुल सही है तो किन सोर्सों से आई है, क्या सिर्फ तुक्के मार दिए गए हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जिन पर कि तुक्के लगाए गए, लॉजिक लगाए गए हैं, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे अंदाज बचने ना चाहिए बोलने से पहले। यहां पर गलतियां हुई है काफी लोगों से, और ऐसे कई इन्फ्लुएंसर की वजह से एक्चुअल में लोगों का जो सच्ची इंफॉर्मेशन देते हैं उन पर भी थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है। आप माने या ना माने, ठीक है, लोगों को समझ में आता है कि ये बंदे के पास नॉलेज है, लेकिन जब आप इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें दिमाग में पाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पाते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनमें समझना कि सबसे 10 लोग तो उल्टा सीधा बोल के चले गए, ये बंदा समझदारी से बता रहा, पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे, इसका क्या मोटिव है। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और असली मुद्दा जो समझना है कि एथेनॉल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कोई कहे नुकसान ही नुकसान है, नॉट एग्री, कोई कहे फायदे ही फायदे हैं, नॉट एग्री। ये बीच की कहानी जो थिन लाइन है, या दोनों को समझना कि ये फायदे ये नुकसान, ये बातें बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग पाले में खड़े हो गए, जिस तरफ वजन दिख रहा है वहां चले गए, या जिस तरफ उनको पॉपुलैरिटी दिख रही है वहां चले गए। बस ये चल रहा है। सच बोलना कितना जरूरी है, और सच को भी बेखौफ ढंग से बोलना कितना जरूरी है, ये थोड़ा दब गया है। कारगुरु वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय, आपका तारुफ हुआ है इस देश में राजनीति कैसे होती है उससे। तो इथेनॉल भी इस देश की पोलराइज राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, जिसमें अब लॉजिक मैटर नहीं करता। कोई दिखा रहा है कि इंजन में चींटियां चल रही हैं, क्यों? क्योंकि इथेनॉल डला हुआ है। हो ही नहीं सकता, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। 80% अगर पेट्रोल है तो 20% भी अगर इथेनॉल होगा, तो इथेनॉल जब बनता है तो उसमें से स्वीटनर्स हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चींटी लग जाएगी। तो ये उल जलूल बातें हैं कारगुरु। एक्चुअली में इन उल जलूल काम किए गए हैं। कई मेरे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की लॉबी ने करवाए गए हैं ताकि ये इन लोगों को ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनमें बेवकूफ लोग ज्यादा हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ताकि सोशल मीडिया के आवाज को जबरदस्त आवाज के तौर पर ना रिप्रेजेंट हो पाए। और मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे पता नहीं एक्चुअल में किसके दिमाग का फितूर था ये कि चींटियों को लगा के एआई से वीडियो बना दो, बदबख्तियों को लगाकर एआई से वीडियो लगा दो, और गन्ने का जूस मिलाने के वीडियो बना दो। इस तरह के ये फितूर किसके दिमाग का था मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डायलूट करने की कोशिश मानता हूं मैं इस चीज को। और हो सकता है ट्रोलिंग लॉबी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना एक सटायर का तरीका होता है उसको अपनाते हैं। हो सकता है उसमें थोड़ी सी ऊंचाई नीचाई हो गई हो, लेकिन कोई ये बातें तो बिल्कुल सच नहीं है कि चींटियां लग जाएगी, मधुमक्खी लग जाएगी, गन्ने के जूस से गाड़ी चल जाएगी, ये तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब करके जब लोग ये सारी चीजें करते हैं और खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो यहीं पर वो जनता का भी अहित कर रहे हैं, अपना भी अहित कर रहे हैं, और सरकार को एक मौका दे रहे हैं। देखिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये कहने के लिए कि ये सरकार करवा रही है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एक कंज्यूमर के लिए ये अहित है, ये गलत जानकारी है। एनीवे, सही जानकारी के लिए ही इसी वजह से कारगुरु यहां पर आप जानते हैं लगातार इस पर बोल रहे हैं। अमित जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और वो है कंज्यूमर अदालत का एक फैसला
कि गाड़ी E20 से खराब हुई है तो दूसरी गाड़ी दो। आप मतलब कितना दूरगामी फैसला आप मानते हैं इसको, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप खबर बता दें और उसके बाद फिर उस पर विश्लेषण करें, ये हुआ क्या है? एक्चुअल में एक डॉक्टर हैं जो अपने रायपुर में उन्होंने कोर्ट में दिया था कि उनकी गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब हुई है। सर्विस सेंटर ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि अब आप सर्विस सेंटर ये एथेनॉल को नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे, ये कहेंगे एडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से गाड़ी खराब हुई है। तो उन्होंने इस चीज़ को कोर्ट में प्रॉपर ढंग से रखा कि उन्होंने उसका वीडियो बनाया, टैंक में जो स्लज मिला उस स्लज को प्रॉपर ढंग से एक बॉटल में तैयार किया, उसकी सीलिंग की गई, फिर उसे टेस्टिंग लैब में भेजा। लैब में ये साबित हुआ कि उसमें एथेनॉल का मात्रा ज़्यादा थी और उस स्लज में, तो लैब की रिपोर्ट को उन्होंने प्रॉपर कोर्ट में रखा और कोर्ट ने जब पूरी बात सुनी तब उसने कहा कि नहीं, यहां तो गलती एक्चुअल में एथेनॉल की वजह से। जब आपने ये कह दिया है कि एथेनॉल से गाड़ी अगर खराब होती है तो आप उसको केयर करेंगे, अब आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि एडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से। मारुति डीलरशिप ने मना किया, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कंज्यूमर फोरम के जो जज रहे उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया कि नहीं, कस्टमर का हित सामने होना चाहिए। डॉक्टर का नाम डॉक्टर प्रेमराज देवता है और वह प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं एक्चुअल में, और ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी गाड़ी जब खराब हुई तो वो परेशान हुए और वो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान थे कि धोखा कितने अच्छे ढंग से दिया गया कि एथेनॉल कहीं भी मेन लीड में नहीं है, और इस वजह से वो परेशान हुए। और फिर जब उन्होंने कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने बात सुनी। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम सब बहुत कम लोगों पे विश्वास रख पाते हैं, शायद उनमें से एक कोर्ट है जिस पर हमें फिर भी उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेगा, और ये एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाएगा क्योंकि ये पहला डिसीजन है जो प्रॉपर हाईलाइट हुआ, जिसने कहा कंपनी ने चूक जिम्मेदारी उठाई है तो उसे खर्चा भी उठाना पड़ेगा। उसने जो खर्चा हुआ है डॉक्टर साहब का वो भी पे करना है, उसके अलावा नई गाड़ी भी देनी है, और उनकी जो इस सारे मेथड में जो खर्चे आए हैं वो भी करने और पेनल्टी भी पे करनी है। मतलब इतना बड़ा डिसीजन नॉर्मली कोई नहीं देता है, और मेरे अंदाज ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा है। और ये अभी हाल का ही है, जून का मैटर था, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। 3 जून को उन्होंने गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी भी E20 थी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी थी। E20 ये 3 जून 2024 उन्होंने नाम लिया है, और जो मतलब E20 गाड़ी खराब हुई है, मतलब E5 E10 पे क्या गुजर रहा होगा उसके बारे में बात नहीं हो रही है। और जो बड़े बड़े नेता लोग कह रहे थे कि एक गाड़ी खराब हो तो बताना, एक गाड़ी खराब हो तो मेरे सामने लाना, कोर्ट ने सबूत देखे, टेस्ट रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद डिसीजन लिया कि गाड़ी खराब हुई है और उसका रीजन केवल एथेनॉल है और आपको पूरी गाड़ी बदल के देनी पड़ेगी और खर्चा भी उठाना पड़ेगा। यह डिसीजन बताता है कि जो नेता बड़े बड़े उछल के कह रहे थे एक गाड़ी हो तो बताओ वरना मैं मानहानि का दावा कर दूंगा, सब इस मैटर में अब उनको चुप होना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट को गलत वो भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कारगुरु जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें यह होगा कि अब ये मामला एक ऊंची अदालत में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं और फिर ऊपर की कोई अदालत उस पर हो सकता है कुछ और तर्क दे दे। अब देखिए इस सब चीज़ों को तो ये तो सेकंड गेसिंग हो गई, और भैया अदालत के फैसले पर तो, और वो भी पहले वहाँ जाने से पहले ही उस पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना, इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक, जी बिल्कुल, कमिंग बैक, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर हम ग्राहक, उपभोक्ता, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो कंज्यूमर कोर्ट के इस फैसले को क्या आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज चैलेंज करेंगी? वो इसलिए क्योंकि अभी एक गाड़ी है, एक मैटर कंज्यूमर अदालत गया है, फिर अनेकों लोग इससे सीख लेकर के जाएंगे क्योंकि भुक्तभोगी बहुत हैं, फिर उसके बाद उनमें फैसला होगा, 1 से 2 गाड़ी, 2 से 3 गाड़ी, कितनी गाड़ी बदल देंगी ये कंपनियां, कितनी? सवाल यही सबसे बड़ा है, ध्यान से समझिए कि एक कंज्यूमर को जब हक मिला, भले उस हक को आगे चैलेंज किया जाएगा, और मैं 99.9% श्योर हूं कि चैलेंज किया जाएगा, और
ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसका पालन होता है और होना भी चाहिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। लेकिन इससे ये तो हुआ है कि अब बाकी लोगों को ये उम्मीद हो गई है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को साबित कर पाएंगे कि एथेनॉल एक रीजन जरूर है गाड़ी खराब होने का, और इस रीजन के लिए जिम्मेदार पॉलिसी है। अब उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कौन हैंडल करेगा, क्या पॉलिसी रोल बैक की जाएगी या उस पर थोड़े समय तक E10 फ्यूल देकर विचार किया जाएगा, या कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया जाएगा जिससे ये कंप्लेंट कम हो। मैंने बात की थी काफ़ी लोगों से, जिनमें से गवर्नमेंट के भी लोग थे, उनका कहना था नहीं अब वापस E10 पे जाना पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, डिस्पेंसर्स नहीं बचे हैं, अब E85 भी देना जरूरी है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे बहाने दिए थे और ये बहाने सामने आए थे। लेकिन इसी बीच मेरी मुलाकात हुई ऑल इंडिया पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल के साथ। जब मैंने उनसे पूछा क्या E10 का एक डिस्पेंसर देना नामुमकिन है, लॉजिस्टिक चैलेंज है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। इंडिया के 90% पेट्रोल पंप बड़ी आसानी से ये विद इन फ्यू डेज ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे पास इतना इंफ्रा मौजूद है, बस सरकार को एक ऑर्डर देना होगा कि E10 की सप्लाई करनी है और हम सप्लाई जारी कर देंगे। एक और बड़ी मजेदार खबर आई थी, वो ये था उन्हीं से इंटरव्यू में कि 2024 और 2025 में जब बरसात होती थी तो डीलर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट को खत लिखती थी कि देखिए बरसात आ रही है, ऐसे में एथेनॉल मिला हुआ फ्यूल सप्लाई मत कीजिए, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा और बहुत प्रॉब्लम खड़ी होंगी। और गवर्नमेंट उनकी बात मानकर इन बरसात के दिनों में महाराष्ट्र, MP, थोड़े से कर्नाटका के शहरों में इसकी सप्लाई रोक देती थी। मगर इस बार जब E10 में रोक देती थी तो E20 में तो हर हालत में रोकना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। E20 में तो वहां भी सप्लाई किया गया और नतीजा अब हम देख रहे हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या बन गया है। और इसमें सबसे बड़ा इशू केवल एक यही नहीं है कि सरकार की तरफ से गलती हुई कि उसे दिए हुए डिसीजन जो 2024-25 में मानती हुई थी उसको उसने 2026 में मानने से इनकार किया। दूसरा, लॉजिस्टिक चैलेंजेस संभाले नहीं। अब यहाँ पर एक दो बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो उनकी बातों से पता चला कि नॉर्मली कंडीशन में जो गंदगी इकट्ठा हो रही है लोगों की कारों के टैंक में, बाइकों के टैंक में, ये कोई उनकी तरफ से डाली हुई गंदगी नहीं है। हम सब मेहनत से कमाते हैं, अपनी कार में क्यों गंदगी डालेंगे, क्यों पानी डालेंगे, क्यों चीजें खराब करेंगे। ये एक्चुअल में एक प्रोसेस है। रिफाइनरी से जब क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया गया तो पेट्रोल आया, उस पेट्रोल को सप्लाई किया जाता है डिपो में। हाँ, इस सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम है क्योंकि सालों पुरानी सप्लाई चेन है, थोड़ी सी गंदगी जुड़ती है। फिर उसके बाद डिपो में ही इसमें एथेनॉल मिक्स किया जाता है, रिफाइनरी में नहीं, डिपो में मिक्स किया जाता है। उस डिपो में मिक्सिंग प्रोसेस बहुत गड़बड़ है। वहां पर ये पेट्रोलियम कंपनीज जो है, चाहे वह इंडियन ऑयल हो, भारत हो, HP हो, कोई भी क्यों ना हो, इन सबके प्रोसेस में थोड़ी लूपहोल है, थोड़ी गंदगी शामिल और हो जाना बहुत नॉर्मल है। और फिर उसके बाद जब वहां से वो तैयार होकर ब्लेंड होने के बाद फ्यूल चलता है तो इंडिया के ट्रक जो कोई 12 साल पुराना है, कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, सालों से क्लीन नहीं किए गए, उन ट्रकों में पेट्रोल भर के भेजा जाता है। और जहां पर लोहे के बने हुए ट्रक जंग भी साथ में छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं, ये सब इकट्ठा होती रहती है उसी पेट्रोल में और ये वापस पहुंचती है पेट्रोल पंप पर। और पेट्रोल पंप का तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है ये आप सब जानते हैं। वहाँ पेट्रोल टैंक जमीन के भीतर होते हैं, उनके ऊपर एक लोहे का ढक्कन रखा होता है। आप सब ने पेट्रोल पंप जब भी विजिट किया होगा लोहे के ढक्कन जगह जगह देखे होंगे और इन ढक्कनों के बगल से बड़ी आसानी से पानी बरसात में भीतर चला जाता है, उसे कोई रोकने का इंतजाम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ढक्कन है, कोई कैप नहीं है कि टाइट कर दिया अब कुछ भी भीतर नहीं जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी भीतर गया। अब जब वो वापस डिस्पेंस हुआ आपकी कार में, बाइक में, तब उसने एक बड़ी समस्या खड़ा की। जैसी बाइक चली हिली, कार चली वो भी हिली, हिलने के बाद उसका ब्लेंडिंग टूट गई। अब पेट्रोल अलग, एथेनॉल और पानी ने दोस्ती करके एक अलग रास्ता बना लिया अपने लिए और ये रास्ता ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और फिर उसके बाद गाड़ियाँ खराब होना नॉर्मल है, क्योंकि गंदगी पानी से हल्की है तो उसके ऊपर तैर रही है, जैसे कि काइयों होता है, किसी भी तालाब में चला जाए, ये काई हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, वो हल्की है इसीलिए। और ये गंदगी पानी के और एथेनॉल के ऊपर तैरती है और पेट्रोल के नीचे रहती है वजन की वजह से, और पेट्रोल सबसे ऊपर रहता है। अब फ्यूल पंप का जो फिल्टर होता है वो उसी जगह पे पोजीशन होता है जहां 20% के आसपास का मैटर होता है।
और इसीलिए सारी गंदगी जब फ्यूल पंप के फिल्टर में पहुंचती है तो फिल्टर हो जाता है चोक। ये सिंथेटिक फिल्टर्स होते हैं। चोक हो जाता है तो पंप को लगता है पेट्रोल आ नहीं रहा, थोड़ी और ताकत लगाते हैं, तो वो थोड़ी और ताकत लगाता है पेट्रोल खींचने के लिए, और जब आ नहीं पाता है तो उसकी इसी ताकत के चक्कर में पेट्रोल का जो भीतर पंप लगा हुआ है वो जल जाता है, और इसे हम लो प्रेशर फ्यूल पंप कह के बुलाते हैं। ये जलने के बाद सबकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ में सेंसर्स भी लगे हैं कि जब फ्यूल नहीं आता है या क्लॉग हो जाता है तो वो कट ऑफ कर देता है फ्यूल सप्लाई, तो भी गाड़ी रुक जाती है। और जैसे ही गाड़ी रुकती है सब परेशान होना शुरू कर देते हैं, कस्टमर भी, और फिर सबको पता है कि जिम्मेदार कौन। इतनी बारीकी से कहाँ जानकारी मिलेगी दर्शकों, इतनी बारीकी से। तो आपकी गाड़ी में सरकार ने बोला कि हम तो E20 ही दे रहे हैं, पानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित खरे जी ने बता दिया कि किस तरीके से इथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, कैसे पानी के साथ उसका रिएक्शन होगा, वो आपके टैंक में कैसे पहुंचेगा, और कितने स्टेजेस पर कंटैमिनेशन के चांसेस कितने हाई हैं, कितने स्टेजेस पर, चाहे वो ट्रक हो, चाहे डिपो हो, चाहे पंप हो, इतने 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। और फिर उसके बाद पलट करके, हाँ 4 कैसे, क्योंकि जहां से चल रहा है वहां पर भी सप्लाई, वहां से डिपो तक पहुंचने में भी प्रॉब्लम है। तो आप ये सोचिए कि गाड़ी से डिपो तक, तो आप सोचिए कि 4 पॉइंट पर उसके कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, और जब तक आप उसको सुनिश्चित नहीं कर लेते, अब क्या है, मुंह जबानी तो अमित जी सरकार ये बोल देगी कि ये सब भ्रम है, कुछ नहीं होता है, एक गाड़ी दिखा दो, कुछ नहीं होता, कोई ऐसे कंटेमिनेशन नहीं होता। ये कंपनियां बहुत पुरानी हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन चूक भी तो हो सकती है, और अगर चूक होगी तो क्या आप गारंटी लेंगे? कोई गारंटी नहीं लेता, इसलिए क्योंकि तुरंत पलट करके कंपनी बोल देंगे कि भाई हमारे यहां से तो हुआ नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है अमित जी, जैसे कि मिड डे मील स्कीम में जो बच्चों को मिड डे मील स्कीम दी जाती है वो अमूमन ठीक चलती हैं, लेकिन फिर कहीं से एक खबर आती है कि मतलब 15 बच्चे एक साथ खाना खा करके बीमार पड़े। ठीक इसी तरीके से अगर कोई कंटेमिनेशन होगा तो आपकी गाड़ी को फूड पॉइजनिंग होगी, क्योंकि उसका फूड ही पेट्रोल है। तो ये वो चीज अमित जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। खैर एक बार फिर से लौटते हैं अमित जी ये गाड़ी को लेकर के। अब यहां गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स पलट के ये बोल सकते हैं ना कि माई बाप मेरी गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, मैंने तो 20% ब्लेंडिंग के हिसाब से पार्ट्स लगा लिए, अब उसमें ईंधन खराब डला है तो वो एज अ मैन्युफैक्चरर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सरकार से निपटो, वो आप इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या और पेट्रोलियम कंपनी से निपटो, मेरे कंपोनेंट्स तो सही थे ना, ये बोला जा सकता है। बिल्कुल, और एक्चुअल में यही बोलने का इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि सभी कंपनीज के सर्विस सेंटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि अब आपकी कोई भी गाड़ी खराब होकर आए, आप ये नहीं कहेंगे इसका ब्लेम E20 पर है, आप यही कहेंगे कि फ्यूल खराब था जिसकी वजह से हुआ है। अब फ्यूल कैसे खराब था, आपकी टंकी में आपने मिलाया था, किसी और ने मिलाया था, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और दूसरी चीज़, पेट्रोल पंप कहेगा नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, डिपो कहेगा नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो बीच में लेके आया है डिपो से वो भी नहीं कहेगा हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो कोई कबूल नहीं करता इंडिया में, ये तो हमने हमेशा नोटिस में रखा है। और ये बात केवल एक मैं नहीं जानता, आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो भी कह देगा सर जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, आप चाहे कितनी भी सर पटक लो, और वही हुआ है। इसीलिए कोर्ट ने शायद संज्ञान लिया और समझा कि हाँ ये मैटर हमारे पास जो आया है इसमें भी यही सिमिलर केस है। चूंकि कंपनीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कह दिया कि साहब अगर होगा तो हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन होगा ही नहीं, तो कोर्ट ने कहा भाई आपने सर डाला है ओखली में तो संभालिए, दीजिए है जाना, सब कीजिए। और आप ही ने तो कबूल किया था कि नहीं साहब होता नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यही है, देखिए कंपनीज भी अब अगर सपोज एक ऊंची अदालत में जाती हैं तो वो पलट के ये कह सकती हैं ना कि मैं E20 की जिम्मेदारी ले रहा हूं या ले रही हूं, बशर्ते वो तेल E20 ही हो, वरना तो इसका कोई अंत नहीं है। कंटेमिनेशन मारुति से या टोयोटा से नहीं हो रहा है, कंटेमिनेशन बाहर से। कंटेमिनेशन
और एबिलिटी टू टॉलरेट अनकंटेमिनेटेड फ्यूल, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और मैं यहां पर बस एक ही पॉइंट मेरा ये है कि क्या ये अनफेयर होगा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ब्लेम करना कि अगर उनकी गारंटी अनकंटेमिनेटेड फ्यूल, ब्लेंडेड बट अनकंटेमिनेटेड फ्यूल की हो, लेकिन उनको पनिश किया जाए कंटेमिनेटेड फ्यूल के लिए। एक्चुअली में तो ये भी अन्यायी है, आप मानो ना माना, एक कंज्यूमर के साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उसके बाद ये कंपनीज के साथ हो गया, क्योंकि एक्चुअल में तो पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम गड़बड़ है। लॉजिस्टिक सिस्टम बदलने की जरूरत है, हड़बड़ी की जरूरत नहीं थी। ये लॉजिस्टिक सिस्टम आप बना लेते, तैयार हो जाता, सारे पेट्रोल पंपों पर इंस्ट्रक्शन चले जाते कि आप अपने टैंक बदलिए, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, आप नए मॉडर्न HDPE के टैंक लगाइए, उनको तैयार कीजिए, फिर जो सप्लाई करने वाले थे उनके चेकिंग का सिस्टम होना चाहिए। अभी हाल में एक पेट्रोल पंप पे मेरी बात हुई थी, फ्यूल भराते भराते मैंने पूछा था उससे कि आपके पेट्रोल पंप पे आखिरी बार छापा कब पड़ा था। उसने 2023 की डेट बताई, जबकि यहाँ रोज ही खराब फ्यूल मिलते हैं। तो आप समझो ना, 2023 से लेकर अब तक कितने हजार लोगों को कितना टनों लीटर गंदा फ्यूल जा चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सिस्टम प्रॉपर नहीं है। तो अगर हर 15 दिन में टैंक को चेक नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये करना ही बड़ा आसान है। ऑटोमेशन सिस्टम इंडिया में लगभग 12% पेट्रोल पंपों पर है, बाकी सब जगह नहीं है। और इसमें भी प्रॉपर सेंसर कितना सही काम कर रहा है, कितना खराब काम कर रहा है, इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन बाकी जो बचे हुए 88% पेट्रोल पंप है, वहां पर कोई सिस्टम नहीं है चेकिंग करने का। पेट्रोल पंपों पर लिखा होता है कि कितनी डेंसिटी का फ्यूल है, तो एक सेंसर लगा दीजिए कि भाई साहब इसमें इतने % एथेनॉल, इतने % पानी भी साथ में मिल रहा है आपको, वो भी लिख के आ जाए, क्या बुराई है? आदमी समझ लेगा ज्यादा पानी है, भैया हमने भरवाना है सुबह तुम्हारे पंप से, इसमें नहीं है पानी, अब भर दो तुम, हमारा कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसे कौन करेगा? अमित जी, अपने पेट पे कौन लात मारेगा? अगर वो लिख दे कि भाई हाँ मेरा तो पानी भी है, तो ये तो देखिए कायदे से तो चीटिंग हुई। फिर तो पानी का कितना क्वांटिटी है ये उस ट्रक में आने वाले ईंधन में भी होना चाहिए, डिपो पर भी होना चाहिए, जो डिस्टिलरी से चल करके आ रहा है इथेनॉल उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि कंटेमिनेशन के कई स्टेजेस हैं। तो ऐसे में तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आपको लगता है कि इस दिशा में भी अब तकनीक जाएगी जिसमें पेट्रोल पंप पर अब आपको, क्योंकि इस सब के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसा यंत्र लगाएं जिसमें आप इथेनॉल और पेट्रोल, अगर खास तौर से पानी उसमें पड़ जाता है, तो उस पानी को या तो हटाया कैसे जाए, डिटेक्ट कैसे किया जाए, और फाइनली जब नोजल से वो गाड़ी में जा रहा है तो पानी ना चला जाए, ये आप कैसे सुनिश्चित करें? आपको लगता है अब तकनीक को यहां जाना पड़ेगा? देखिए, तकनीक को तो जाना पड़ेगा, लेकिन परेशानी केवल तकनीक की नहीं है। परेशानी ये है कि इस लॉजिस्टिक सिस्टम को चेंज करने का, इस पूरे मेथड को प्रॉपर ऑटोमेटेड लाने का खर्चा कौन बियर करेगा? सरकार के पास बड़ा फंड है, एग्री करता हूँ, उन्होंने पेट्रोल पे अच्छे पैसे कमाकर बहुत पैसे बचाए हैं, कस्टम ड्यूटी इन सब चीज़ों से भी बहुत पैसे बचाए हैं, और जब फ्यूल सस्ता था तब उन्होंने अच्छे रेट पर बेचकर पैसे कमाए हैं। और इसके अलावा एथेनॉल पर भी उनका कहना है कि हमने 1.97 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं फॉरेन करेंसी। तो लगाइए इस काम पर, क्या दिक्कत है? जब आपने बचाए हैं तो लगाइए। मैं कब कह रहा हूं कि अगर आपके पास नहीं थे तो हम बहाने ढूंढ सकते थे, लेकिन अब आपने खुद ही कबूल कर लिया कि आपने 1.97 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं विदेशी मुद्रा, तो इस सिस्टम पे लगाइए ताकि ये सिस्टम फुल प्रूफ बन जाए। और यहां पर ज्यादा दिक्कतें कंज्यूमर के हिस्से में आ रही हैं। बात यही है सबसे बड़ी कि कंज्यूमर क्यों अकेला परेशान हो। सरकार भी उसकी जिम्मेदारी उठाए कि वो अगर एथेनॉल देना भी चाहती है तो एथेनॉल साफ सुथरा अच्छी कंडीशन में दिया जाए ताकि गाड़ियां खराब ना हो। अगर गंदगी के साथ परोसा जा रहा है तो ये कैसी बात है कि चावल में भी कंकड़ निकल रहे हैं, दाल में भी कंकड़ निकल रहे हैं, सब्जी में भी कंकड़ निकल रहे हैं, तो आदमी कहेगा ना भाई साहब कैसा खाना दिया हमें। तो वैसी गाड़ियां भी हैं, अगर उनके साथ गंदगी भी साथ में आ रही है फ्यूल के, तो ये गलती है और इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्लीन करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, इसमें कोई प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये सरकार के हिस्से में आता है। और उनको आगे बढ़ना चाहिए और खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि चलो ठीक है, तब तक हम फर्स्ट फेज में
E10 फ्यूल की सप्लाई चालू कर देते हैं, जिसके लिए पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन भी रेडी थी, तो आप उसे चालू कर दीजिए। दूसरे नंबर पर इस लॉजिस्टिक सिस्टम को धीरे धीरे बदलिए। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, कई साल लगेंगे, लेकिन उन समय तक आप कम से कम ये तैयारी कर लीजिए, फिर आप E85 लेके आओ, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। इससे किसी का पर्सनल पैसे, जो कि कार सबसे बड़ा एसेट है, अब अगर वो खराब होता है तो दिल तो दुखेगा ही दुखेगा, और दिल दुखेगा तो आह निकलेगी तो पता नहीं किसको लगेगी, जिसको लगेगी उसका क्या होगा भगवान जाने। तो निकल गई कारगुरु। सी वोटर का एक सर्वे है जो ये बता रहा है कि बीजेपी और एनडीए के अपने समर्थक इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, और वो भी 54.4%। अब ये सब सर्वे अर्वे जो हैं वो सरकार कितनी गंभीरता से लेती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस कंज्यूमर अदालत के इस फैसले ने एक चर्चा शुरू कर दी है, एक उम्मीद जगाई है कि ये जो हर तरफ से जो दरवाजे बंद करके बातचीत हो रही थी कि अब पीछे नहीं जाएंगे, तो अब इसके बाद ये कंपनियां क्या बोलेंगी, और कंज्यूमर के हित क्या सर्वोपरि रखने का वक्त आ गया है। कंज्यूमर इस पूरे E20 ईंधन की लड़ाई में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको सबसे कमजोर वो विक्टिम है, और उसी को सबसे कमजोर कड़ी माना गया कि वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, जबकि इस अदालत के फैसले ने उसको एक होप दी है कि हम भी अगर अपने मैटर को, अपनी तकलीफों को सही ढंग से प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ कोर्ट में जाएं, और ऐसी अगर कोर्ट में 10, 15, 20, 50 केस आ गए पूरे इंडिया से, तो फिर ये सब के सब इकट्ठे होंगे, और फिर उसके बाद एक नई पॉलिसी जरूर बनानी पड़ जाएगी। भले हाँ, मैं इसे बहुत अच्छा तरीका नहीं मानता, लेकिन आप होप भी तो नहीं छोड़ा। हम जब कह रहे थे कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज कम आ रहा, तो आप बहाने बनाए थे, नहीं एवरेज कम नहीं होता, नहीं ये नहीं होता, नहीं गाड़ियां खराब नहीं होती, एक केस हो तो बता दो मुझे और फिर मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। बहुत सारी बातें की जो एक्चुअल में जरूरी नहीं थी। आपको एक खुले दिल से एक कस्टमर जो आपको वोटर भी था, उसकी बात समझनी चाहिए थी। और अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब वो कोर्ट उसे समझा रहा है कि नहीं, ये सही कह रहा था, आप यहां पर गड़बड़ थे। और ऐसे अगर 10 कोर्ट केस आ गए ना इतनी जल्दी डिसीजन के साथ में, तो मैटर रियली उछलेगा। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट की आजकल थोड़ी इज्जत कम कर रहे हैं लोग, बहुत लोग अड़ियल हो गए हैं, जिद्दी हो गए, नाक का बाल बना लिया उन्होंने कि हम नहीं मानेंगे इनको, लेकिन वो एक होप है, एक शुरुआती होप है। आगे आप केस कहीं भी ले जाओगे तो भी ये माना जाएगा कंज्यूमर फोरम ने सोच समझ के ही डिसीजन दिया होगा। उसकी वेटेज तो हो गई ना, उसके पास टेस्ट रिपोर्ट भी थी कि उसका फ्यूल खराब निकला था, उसके टैंक में जो फ्यूल मौजूद था, जो जमा हुआ कचरा निकला, उसमें एथेनॉल ही है। तो ये सब चीजें साबित करना आसान हो पाया। और अब बाकी लोग भी इसको एक आइडियल केस, और एक क्या कहते हैं हम वकालत की लैंग्वेज में कि एक बैंक, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, वैसा लेके से आगे बढ़ेंगे, तब शायद बात ज़्यादा बेहतर होगी। और फिर कंपनीज भी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकती हैं। हालांकि उन्होंने एक बार डाला था, नीति आयोग के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बनाया था, उसमें कहा था कि 2030 तक E10 फ्यूल की भी सप्लाई कंटिन्यू रखी जाए। वो ड्राफ्ट कहाँ ड्राफ्ट था या पॉलिसी थी, कहाँ पड़ा हुआ पूछे पता नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब जब इस तरीके का मामला आता है कारगुरु, तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि क्या ये मामला नजीर साबित होगा, क्या ये हो जाए? हाँ, क्या ये एक बदलाव कंज्यूमर के हित को लेकर के E20 की पूरी लड़ाई में, क्या ये कंज्यूमर को एकदम आगे की पंक्ति में ला करके खड़ा करेगा इस बहस में। और ये सबसे ज़रूरी बात है। अमित खरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह दर्शकों, फिर मैं बोल रहा हूँ, समझदार लोगों की समझदारी भरी बात प्लीज़ सुनिए E20 पर। उल जलूल बात मत सुनिए। उल जलूल बात होगी लेकिन उसको तथ्य मत मान बैठिए। सार्केज़म की तरह ले लीजिए, मजाक की तरह ले लीजिए, लेकिन जो लोग वाकई विद्वान हैं, जिन्होंने शोध किया है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उनके मुख से आप ज़रूर सुने ये सारी बातें, तो आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू याद करने के लिए।